हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आप सभी को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुकी हूँ और हमने उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और नाउ आज हम करने वाले हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम ब्रोंज एज के अंदर आपकी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा और चाइना सिविलाइजेशन आती है। तो हमने मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन को अभी तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, यानी कि मिस्र की सभ्यता से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस एक ही वीडियो में मैंने आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होने वाला है या सब्जेक्टिव टाइप, तो उस तरीके से यहाँ पे मैंने पीडीएफ को रेडी किया है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली से नोट्स बना सके। और यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चंस को ईजिली से कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि आगे की इस मैराथन सीरीज़ में और इस चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि चैनल पे वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इजिप्ट सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया था कि हमारे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, और मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट क्यों हुई, क्या रीज़न था। उसके बाद हम इन चारों सिविलाइजेशन को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। इग्नू वाले स्टूडेंट अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप BHIC कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, मास्टर के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ की लोकेशन और ओरिजिन, अगर हम इजिप्ट सिविलाइजेशन की देखेंगे तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इजिप्ट सिविलाइजेशन के पास जो नदी है वो कौन सी थी, नील रिवर थी। ये मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि नील रिवर जो है ये इजिप्ट के लोगों के लिए एक तरीके का गिफ्ट था, एक तरीके का क्या था, उपहार था उनके लिए। ये बात किसने बोली थी? हेरोडोटस ने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नील रिवर जो है ये गिफ्ट है इजिप्ट के लोगों के लिए, ऐसी बात किसने बोली थी? तो वो बोली थी आपके हेरोडोटस ने। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करते कि ये बात हेरोडोटस ने क्यों बोली थी, क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले इजिप्ट अगर हम एक बात करेंगे तो टोटली आप सबका एक डेजर्ट वाला एरिया था, ठीक है। जब इनके पास अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे इजिप्ट के लोगों की, जब ये नील रिवर नहीं थी उससे पहले ये पूरा एरिया क्या था, आपका रेगिस्तान वाला एरिया था। तो ये उनके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं था, इसीलिए हेरोडोटस ने ये बात बोली थी। यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपको याद रखनी है कि आप लोगों की इजिप्ट सिविलाइजेशन के बाद जो रिवर देखने को मिलती है वो है नील रिवर, और हेरोडोटस ने इन्हें गिफ्ट ऑफ द नील, ये इजिप्ट के लोगों के लिए ये बात बोली थी। अब अगर बात करते हैं, आप जानते हो कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था मेसोपोटामिया में, अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप ये बात जानते हो कि किसी भी सिविलाइजेशन के पास अगर कहीं भी आपके पास रिवर है आसपास, तो साल में एक बार वहाँ पे क्या होना, फ्लड आना तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो वहाँ पे साल में एक बार फ्लड आता ही आता था, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं कि नील रिवर, तो ये जो इजिप्ट के लोग हैं अपना जो ट्रेड करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, वो इसी रिवर के थ्रू करते थे। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चाहे आपका मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, हड़प्पा और ये चाइना, ये चारों सिविलाइजेशन ब्रोंज सिविलाइजेशन है, और ये चारों आपस में मिलकर ट्रेड करते थे बाय लैंड एंड बाय सी। दोनों ही एक दूसरे के, इस तरीके से इनका ये ट्रेड सिस्टम था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नील रिवर जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, तो वो आपको पता है वाटर प्रोवाइड करती है इरिगेशन के लिए, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी थी कि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन बनी है वो किस पर्पज से बनी है, एग्रीकल्चर इसका पहला मेन रीज़न था। ये मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि सिविलाइजेशन होने का, बनने का क्या रीज़न रहा है कि लोगों ने अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था।
जिसके वजह से अब वो एक जगह जाके परमानेंट सेटल हो चुके थे, और जिसके वजह से आपकी सिविलाइजेशन जो होती है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मेन रीजन था, तो उसको इरिगेशन के लिए ये रिवर आपकी बहुत काम आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर हम बात करते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड की, तो ये आप लोग लिख सकते हो, इसका टाइम पीरियड था आपका 3150 टू 30 BCE। ठीक है, ये इसका इजिप्ट सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। एक बार आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी इसका टाइम पीरियड जहाँ तक मुझे पता है तो यही टाइम पीरियड है, अप्रॉक्स आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज इजिप्ट सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखो, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे मैप लगाया हुआ है ताकि आप लोग इसको ईजिली से सारी चीज़ें समझ सकें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप सभी को बताया कि ये रहा आपका इजिप्ट। ठीक है, और ये आपका रेड सी है। ठीक है, और ये जो आपकी ये दिख रहा है आपको, ये आपकी नील रिवर है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पर पहले नील रिवर नहीं थी। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो एरिया था सूखा था, लेकिन अब देखो, अब जब आपके पास नील रिवर आ चुकी है तो इसका आसपास का एरिया देखो कितनी ग्रीनरी भरी हुई है। ठीक है, ग्रीनरी एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न था कि यहाँ पर अब जो ट्रेड है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नदियाँ आ गई हैं तो आपकी जो लैंड है आसपास का देखोगे वो फर्टाइल नज़र आएंगी, ग्रीनरी नज़र आएगी। तो ये इजिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नील रिवर है जो यहाँ पे जा रही है, और ये ऐसे जा कर के मिल जा रही है कहाँ पर, आपकी मेडिटेरियन सी पे। तो ये मैप मैंने इसलिए लगाया ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। इस तरफ आपका मैंने पहले ही बताया था, आपका क्या है, मेसोपोटामिया। ठीक है, आपको मैंने जब लास्ट वीडियो मेसोपोटामिया के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था इधर मेसोपोटामिया है और आपका इधर क्या है, इजिप्ट है, जो कि आप पूरा यहाँ पे मैप में देख सकते हो। अगर आप मैप से समझोगे तो ईजी रहेगा। और आप लोग चाहो तो जो इग्नू वाले स्टूडेंट हैं या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी के, अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप पूरी कोशिश करना कि आप मैप भी बनाना। ठीक है, मैप बनाओगे तो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये नील रिवर थी, आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई थी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखो ये रहा अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि मैंने आप सभी को पहली वीडियो में भी बताया था कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में, क्योंकि हमारा जो मेसोपोटामिया है, हमारा इजिप्ट है, और मेसोपोटामिया और आपका जो चाइना सिविलाइजेशन है, इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड कर लिया था। ठीक है, उसको कैप्चर करके इन्वेड कर लिया था और उसको अपनी डायनेस्टी अलेक्जेंड्रिया में बदल लिया था। तो ये देखो अलेक्जेंड्रिया आपके मैप में यहाँ है, तो मैं इसीलिए आपके मैप में यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, कोई रूलर है अगर उसने कोई भी डायनेस्टी जीती है, कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी एम्पायर जीता है, तो वो अपने एम्पायर में उसको मिला लेता है। तो उसने अपनी खुद की एक एम्पायर बनाया था, वो था आपका अलेक्जेंड्रिया, जो कि आपको इस मैप में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो नील रिवर है, ये ऑल्सो आपको क्या देता है, नेचुरल हाईवे एंड द मेन ट्रांसपोर्टेशन चैनल। मैंने आप सभी को पहले बताया कि ये जो नील रिवर है, आप इसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, नेचुरल हाईवे तो था ही, क्योंकि देखो आपके एग्रीकल्चर के काम में तो ये आएगा ही आएगा, साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन के टाइम काम में भी आएगा। यहाँ से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, एक दूसरे से ट्रेड कर सकते थे बाय सी। ठीक है, ट्रेड कर सकते थे बाय सी, ये मैंने अभी आपको बताया। उसके लिए इन लोगों ने क्या बनाया था, शिप बनाई थी, बोट बनाए थे, ताकि वो बाय सी क्या कर सके, ट्रेड कर सके। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे आप देख सकते हो, रेगिस्तान ने विदेशी आक्रमणों से प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य किया। अब आप देखो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो एरिया था पहले डेजर्ट वाला एरिया था, जब ये नील रिवर नहीं थी यहाँ पर, तो ये एज अ नेचुरल बैरियर काम करती थी। कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा, कोई फॉरेन अटैक करेगा तो वो इसको यहाँ पे रोक सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट चीज़। अब जो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो आप इजिप्ट सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो हमारा इजिप्ट सिविलाइजेशन भी आपको 3 पीरियड में डिवाइड मिलेगा। सबसे पहले आपका ओल्ड किंगडम, देन मिडिल किंगडम एंड लास्ट है आपका न्यू किंगडम। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3000 टू 2000 BCE ओल्ड किंगडम का टाइम पीरियड है। मिडिल किंगडम की बात करूँ तो 2000 से 1700 BC इसका टाइम पीरियड है, और न्यू किंगडम आप देख सकते हैं 1600 टू 1100 BCE आपके
न्यू किंगडम का टाइम पीरियड है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल बनाया कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको मेरी बातें भी बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है ताकि आपको ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई कि नील रिवर का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा, और हमने देखा कि हमारा एंशंट इजिप्ट जो है वो 3 पीरियड में डिवाइडेड है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर अब आप देखो, अगर मैं बात करूँ आपके आज से कम 100 साल, यानी आपका टाइम पीरियड है 1700 टू 1600 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इजिप्ट वॉज इन्वेडेड एंड रूल्ड बाय द हाइकोस ट्राइब। इजिप्ट ने क्या किया था, मिस्र पर हाइकोस जनजातियों द्वारा आक्रमण और शासन किया गया था। यहाँ पर आप बातों को समझना। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके हाइकोस है, हाइकोस ट्राइब है, इन्होंने क्या करा था, आक्रमण किया था किस पे, इजिप्ट पर अटैक कर दिया था और फिर उस पर क्या किया था, रूल किया था। कब किया था, 1700 से लेकर के 1600, यानी पूरे 100 साल इन्होंने इजिप्ट पर रूल किया था। क्लियर हो गया। फिर अब इसके बाद ये लोग आपको देखने को मिलेगा कि आपका इजिप्ट भी अब 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। एक है आपका लोअर इजिप्ट और एक है आपका अपर इजिप्ट। अगर आप मैप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था कि ये है आपकी नील रिवर, और आपका अपर इजिप्ट देखो ये रहा, ठीक है। अपर इजिप्ट ये रहा और लोअर इजिप्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैप, क्योंकि मैंने अभी आपको मैप पहले भी बताया। तो ये नील रिवर आपकी जा रही है। अब आपकी जो इजिप्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गई आपकी अपर इजिप्ट और एक हो गई आपकी लोअर इजिप्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अराउंड 3200 BC की, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो इजिप्ट में किंग होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रो बोला जाता है। तो याद रखना यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने बिल्कुल, वैसे तो आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो स्टार्टिंग है, तो मैं आप सबको बता दूँ, ये प्रो मतलब किंग, राजा के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था इजिप्ट में, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है कि मैं आप सभी को बेसिक बताऊं, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो हम बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे और किसके लिए क्या यूज़ किया गया वो सब बताएंगे। तो मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे इजिप्ट में आपको मोनार्की सिस्टम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये याद रखना, हमारे इजिप्ट में मोनार्की सिस्टम होगा। इट मीन्स आपका किंग के रूल आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके प्रो है, वो रूलर है, वो बहुत अ ब्रिलियंट सिविलाइजेशन दैट हैज lasted until the death of Cleopatra, the last pro in 30 BCE। याद रखना कि ये जो अब ऑब्वियस ही बात है, किंग बनेगा तो वो अब आपकी सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा, ठीक है। सारे काम अब आपके तरीके से होंगे। तो ये एक एकजुट थे, यानी कि एक साथ रहते थे और ये यहाँ पे रूल करते थे। एक शानदार सभ्यता बनने के लिए जो क्लेयोपेट्रा की मृत्यु तक चली, ठीक है। और ये 30 ईसा पूर्व के अंतिम फिरौन थे। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इजिप्ट का जो लास्ट प्रो था वो उनका नाम क्या है। तो क्लियोपेट्रा जो है वो इजिप्ट के लास्ट प्रो है, यानी कि लास्ट किंग है जिन्होंने रूल किया था। ये नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप लोग एक साइड में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, आप सबका रिविजन हो जाएगा। अदरवाइज जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। मेरी और जो भी चीज़ें आपको समझ ना आए इस चैप्टर से रिलेटेड, वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि प्रो जो है इजिप्ट में रूल करते थे। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, वो था बेसिक चीज़ें, आपका एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इनकी टाउन प्लानिंग देखने वाले हैं। टाउन प्लानिंग, रिलीजन, ट्रेड, राइटिंग, डिक्लाइन, ये आर्ट एंड क्राफ्ट, सारी चीज़ें अब हम इजिप्ट के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से वो लाइक शेयर कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आज की वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करवा दूँ और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहो और एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। और यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कमेंट करके लिखो कि यस मैम, हमें यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए
साथ में अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, कि नगर नियोजन कैसा था इजिप्ट का। तो सिटी वर प्लान्ड बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू अ वाटर सोर्स नील एंड द हाइट ऑफ द लोकेशन अबव द फ्लडिंग ऑफ द नील। तो यहाँ पर एक बात देखो, और वैसी बात है, आप सभी को मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो ये नदी दिख रही है, तो जो मैंने आपको क्या कहा कि कहीं भी आपको रिवर देखने को मिलेगा तो वहाँ हर साल आपका फ्लड आएगा ही आएगा। तो आप जो अपना घर बनाओगे, अपना जो बिल्डिंग्स बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो आप उसको उसके हिसाब से ही बनाने वाले हो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, कहीं भी आप देखोगे क्योंकि बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो ये लोग क्या करते थे उसके ऊपर ही, यानी हाइट पर थोड़ा, ठीक है, तो उसके ऊपर ही वो बनाते थे ताकि कभी भी फ्लड आए तो आपको प्रॉब्लम फेस ऑफ ना करना पड़े। शहर की योजना एक जल स्रोत नील से निकटता और नील नदी के बाढ़ के ऊपर के स्थान की ऊंचाई के आधार पर बनाई गई थी। टाउन प्लानिंग अगर आप देखोगे तो नीचे नीचे, तो आपका घर जो होगा थोड़ा ऊपर हाइट के ऊपर होगा, ताकि फ्लड आए तो आपके घर में पानी ना भरे, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप बात जानते हो, जैसे आप जहाँ भी रहते हो उसके हिसाब से आप अपना घर को या अपने चीज़ों को बनाओगे ताकि वो आपको प्रॉब्लम फेस ऑफ ना करनी पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की सिटी भी स्टूडेंट दो पार्ट में आपको डिवाइड दिखेगी। एक है आपका अपर जो कि साउदर्न वाले रेंज में था, एक है आपका लोअर जो कि नॉर्दर्न वाले रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सिटी है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक अपर एंड देन एक लोअर। इट मीन्स एक आपका नॉर्थ वाला हिस्सा और एक आपका साउथ वाला हिस्सा। क्लियर हो गया। अगर मैं आपकी बात करती हूँ लोअर इजिप्ट की, ठीक है। अब फ्यू सिटीज़ के नाम भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, जो आपका फ्यू सिटी है मेम्फिस, वो आपका लोअर इजिप्ट में है, और थेबिस जो है वो आपके अपर इजिप्ट में है। ये अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो होता है। और ये अगर आप देखोगे तो आपके मिस्र की क्या थी, अच्छी सी एक टाउन प्लानिंग थी। जो लोअर रेन में आप देखोगे तो वहाँ पे जो सिटी थी उसका नाम अगर आपके एग्जाम में याद रखना, मेम्फिस। तो ये कहाँ पर है, आपके आपके लोअर नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। और अगर अपर की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थेबिस, ठीक है, जो कि आप सबके साउथ वाले रेन वाले हिस्से में। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ जहाँ से लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ मैं आप सबको बताती रहूँगी, तो आप उसको नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो टाउन प्लानिंग आप देखोगे, जो सिटीज़ बनाए गए, जो कस्बे बनाए गए, टाउन्स बनाए गए, ये आपके बेस्ड क्या थे कि योजना नील नदी से उनकी निकटता पे आधारित थी, ठीक है। एंड नीड टू प्रोटेक्ट देम इट्स फ्लडिंग, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये रिवर है तो यहाँ पे इनके घर होते थे, ठीक है। अगर यहाँ घर बने हुए हैं तो आप उस तरीके से उस घर को बनाओगे ताकि आप उस वहाँ कभी भी फ्लड आए तो आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सको। ये चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं यहाँ की बिल्डिंग की, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की इमारतें कैसी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेसोपोटामिया में पढ़ाया था और हड़प्पा में भी पढ़ा रखा है। आप इन चारों सिविलाइजेशन को एक साथ इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। इंडियन के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग भी दे सकते हो, तो आपको यहाँ पर एंशंट इजिप्ट में दो टाइप की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। एक है ड्विलिंग हाउस और दूसरा है पब्लिक बिल्डिंग। ड्विलिंग हाउस वो है जहाँ पे लोग रहते थे, डू नॉट यूज एज ऑफिस, ट्रेडिंग प्लेसेस एक्सेट्रा। ये वो घर है जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी इनका ऑफिस नहीं था, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। और अगर हम बात करते हैं आपकी पब्लिक बिल्डिंग की, तो पब्लिक बिल्डिंग से आप नाम समझ सकते हो, ये वो बिल्डिंग होती थी जो सब यूज़ कर सकते थे, लेकिन आप इसको प्राइवेटली खुद इसका कोई भी प्राइवेटली यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन ड्विलिंग हाउस में क्या कर सकते हैं, ये आपका प्राइवेट होता है, आप यहाँ रहते हो, लेकिन आप यहाँ भी कोई भी आपका कोई ऑफिस नहीं होगा, यहाँ पे आपका कोई ट्रेड प्लेस नहीं होगा, कोई पब्लिक के लिए आप यहाँ पे इसमें कोई भी काम नहीं करने वाले हो। तो दो तरीके के हाउसेस आप सभी को इजिप्ट में देखने को मिलेगा। एक में एक तरीके से प्राइवेट हाउस कह सकते हो ये, या फिर आवास गृह जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आप कोई भी काम नहीं करोगे।
ऑफिस से रिलेटेड या फिर कोई ट्रेड करना हो तो यहाँ पे आप नहीं करने वाले। पब्लिक बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लोग रहते हैं और यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप अगर ऑफिस जाते हो, जॉब पे जाते हो या ट्रेड करोगे तो आपसे कोई ना कोई मिलने आएगा, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक बिल्डिंग में होती थी, ड्वेलिंग हाउसेज में नहीं। तो 2 तरीके से बिल्डिंग्स आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इनकी स्ट्रीट कैसी थी, ठीक है। अगर हम इनके हाउसेस की भी बात करेंगे, क्योंकि हम टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने जब खुदाई करी थी तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टाउन, बहुत सारे कस्बे देखने को मिलते हैं। मेन स्ट्रीट रेन पैरेलल थ्रू द सेंटर ऑफ द टाउन व्हाइल द नैरो स्ट्रीट इंटरेक्टेड देम एट राइट एंगल, ठीक है। जैसे कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी जो सड़कें थी, जो आपकी रोड्स थी, वो भी 90 डिग्री में कट करती थी। सेम आपकी जो नैरो स्ट्रीट है वो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल में। ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेन स्ट्रीट देखोगे तो वो आपकी रेन पैरेलल होती थी एक दूसरे की। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के जो घर बने थे, हाउसेस बने हुए होते थे, वो कैसे बने हुए होते थे, तो हाउस की अगर हम बात करेंगे तो वो कंस्ट्रक्ट होते थे सन ब्रिक्ड बेक्ड से, यानी कि वो पकी हुई ईंटों से यहाँ के घर आपको देखने को मिलेगा। और फ्लैट रूफ होती थी, यानी जो उनकी छत होती थी वो आपकी फ्लैट होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, आपके स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन अगर आ जाए तो इजिप्ट में जो बिल्डिंग्स बनी होती थी वो सन बेक्ड ब्रिक्स होती थी, ठीक है। मड बेड आपके ऑप्शंस में मड बेक दे भी सकता है या मड ब्रिक्स भी दे सकता है, ये नहीं होगा। सन बेक ब्रिक्स यहाँ पर इस घरों में इजिप्ट में आपको यूज़ हुआ नज़र आएगा। हर घर की अगर हम बात करेंगे 2 से 3 रूम आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पे आंगन यानी कॉर्टयार्ड भी देखने को मिलेगा और किचन का एरिया भी, किचन भी होता था इजिप्ट के घरों में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रॉयल हाउसेस की, तो यहाँ पे हाई वॉल्स भी थी फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उस समय जो वॉल्स बनाई जाती थी वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि वॉर ज़्यादा होते थे, कोई कभी भी अटैक कर सकता था, इसीलिए ये वॉल्स को तैयार किया जाता था। अगर हम बात करेंगे पब्लिक बिल्डिंग को भी आपके हाई वॉल से बनाया जाता था। तो वॉल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय पर बनाया गया था। ओके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई हैं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तो लिख सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया जितने भी आपके कस्बे थे उसकी खुदाई की मुख्य सड़कें कस्बों के केंद्र के समांतर चलती है, जबकि संकरिया गलियां में समकोण पर काट दिया जाता है। यहाँ पे घर देखोगे तो धूप से पकी हुई ईंटों से ये यहाँ पे बनी हुई थी और छत जो है यहाँ की फ्लैट यानी कि पूरी की पूरी सपाट थी। यहाँ मैंने बताया घरों में 2 से 3 आपको कमरे देखने को मिलेंगे, आंगन भी और रसोई यानी किचन भी आपको देखने को मिलता है। और जो हम बात करते हैं जो शाही घर होते थे उसमें ऊंची ऊंची दीवारें भी बनी होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए ये वॉल्स को बनाया जाता था। और आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग है, जो आपकी सार्वजनिक इमारतें हैं, यहाँ पर भी ऊंचे दीवारें से ये बना हुआ होता था। क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपका टाउन प्लानिंग है कि किस तरीके से वहाँ पे घर बने होते थे और किस पर्पस के लिए बने होते थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर की। वहाँ का वास्तुकला कैसा था ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल, दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो और शेयर करो और भी उसमें अपने फ्रेंड्स को उसमें ज्वाइन करो, ठीक है। एग्ज़ाम पास आने वाले हैं तो अब हम उसमें कुछ क्विज भी करने वाले हैं और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो भी बातें होती टॉपिक्स कुछ वहाँ भी मैं शेयर करती हूँ, तो सब कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे, आज हम इजिप्ट सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके एग्ज़ाम से आने से पहले, तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताना है। आप कंप्लीटली ये मत लिखा करो कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। आप लोगों को क्या करना है, एक एक टॉपिक का नाम बताना है। एक टॉपिक के हिसाब से चलोगे तो हम उस टॉपिक को करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जिस पे भी वीडियो चाहते हो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट पे बताओ, ना कि सब्जेक्ट का नाम आप सबको लिखना है। क्लियर हो गया। तो चलिए बात करते हैं अपने आर्किटेक्चर की,
कि इजिप्ट में आर्किटेक्चर कैसा था। इजिप्ट बिल्ड सर्वर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स अलोंग द नील रिवर। तो आप लोगों ने देखा कि नील रिवर यानी नील नदी के किनारे यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इजिप्ट में आपको देखने को मिलते हैं। इजिप्ट का नाम सुनते ही आप सभी के माइंड में सबसे पहला जो नाम आएगा वो पिरामिड आएगा, ठीक है। पिरामिड और टेम्पल ये दो अच्छे एग्जाम्पल है। ये सबसे अच्छा आर्किटेक्चर आपको इजिप्ट में देखने को मिलता ही है। और अगर मैं बात करूँ, पिरामिड हुए, आपके टेम्पल हुए, रॉयल बिल्डिंग्स हुए, जो भी हमने पढ़ा, हाई वॉल्स होते थे, हाउसेज होते थे, और ये सारी चीज़ें जो बनी होती थी स्टूडेंट, वो बनी होती थी आपके किससे, सन बेड और मड बेड ब्रिक्स से बनी होती थी, ठीक है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता था। आगे हम बात करेंगे, ये तो बिल्डिंग्स की हो गई, आर्किटेक्चर की बात हो गई। अब आते हैं आपकी इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। इरिगेशन सिस्टम के लिए और आपको डैम्स, कैनाल्स, डाइक्स, रिजर्वॉयर, ये सारी चीज़ें आपको साथ में नज़र आने वाली हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चर हमें करना है, तो उसके लिए इन चीज़ों को भी कंस्ट्रक्ट किया गया, इन सब चीज़ों को भी बनाया गया था। कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वॉयर्स, ये सारी चीज़ें आपको इजिप्ट में देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, कुछ और आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये आपको याद रखना है। यहाँ से गीज़ा के महान पिरामिड को प्राचीन विश्व की 7 अजूबों में सूचीबद्ध किया गया है। आपके 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में इसको क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, लिस्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं, जो ये पिरामिड है ये बनाया गया था। पिरामिड एक फिरौन है, खूफो के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? पिरामिड वॉज बिल्ट फॉर अ फेयर। अभी मैंने बताया फिरो यानी कि किंग के लिए बनाया था। उस किंग का नाम था खूफू, ठीक है। वो क्यों बनाया गया था? कि ताकि आपके जितने भी अदर मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अदर मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखोगे विच डिस्प्लेज द आर्किटेक्चरल फिनेस ऑफ द इजिप्शियन इन द स्फिंक्स। इनका मतलब क्या, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जितने भी आपके इजिप्ट की आपके आर्किटेक्चरल है, वो इसको बताता है कि यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन हेड और लॉयन बॉडी। यहाँ पर आपको मानव के सर और शेरों के शरीर का एक क्या मिलता है, पौराणिक प्रणाली है, यानी मिथोलॉजी क्रिएचर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये पिरामिड बनाया गया था किसके लिए बनाया था, कौन से किंग के लिए, तो राइट आंसर होगा आपको खूफू। ये था आपके इजिप्ट का आर्किटेक्चर। आगे बात करेंगे इसके सोशल स्ट्रक्चर की। मैं इस एक ही वीडियो में आपको सारा पूरा कम्प्लीटली इजिप्ट सिविलाइजेशन को करने वाली हूँ, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है। इस एक वीडियो को आपने देख लिया तो आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन में कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से कवर हो जाएंगे आपके। बात करते हैं हम अपने सोशल स्ट्रक्चर की, यानी कि सामाजिक संरचना की। तो मैंने अभी बताया कि इजिप्ट की जो सोसाइटी आप सब देखोगे वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड नज़र आएगी। एक है अपर, एक मिडल और एक है लोअर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपर, मिडल और लोअर, इन सभी के खुद की, हर एक क्लास के अपने खुद की ड्यूटीज़ और राइट्स है। सबके अपने खुद के काम होते थे, सबके खुद के अपने अधिकार, खुद के राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपर क्लास में कौन कौन होता था। तो ये आप सभी जानते हैं, अपर क्लास के तो जितने भी रॉयल फैमिली के लोग हैं, प्रिस्ट हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुए, ठीक है, रिच पीपल हुए, वो सारे के सारे आपके अपर क्लास में रहते थे। वहीं अगर मैं बात करूँ मिडिल क्लास में कौन कौन आता है, तो मिडिल क्लास में आपके मर्चेंट्स आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, क्राफ्टमैन आएंगे। ये सारे लोग आपके मिडिल क्लास के होते थे। और लोअर आप सभी को पता है, जो भी फार्मर, स्लेव, पीजेंट, लेबर, ये सब के सब आपके लोअर क्लास में आते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर इजिप्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है। अपर जो सबसे ऊपर और रिच हाई कास्ट का होता था। मिडल में आपको पता है जो मर्चेंट होते हैं, जो भी जितने वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, क्राफ्टमैन, ठीक है। लोअर में आप सभी को पता है कि फार्मर, स्लेव और पीजेंट, ये सब के सब आपके लोअर क्लास में देखा जाता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि इजिप्ट में भी आपको कास्ट के हिसाब से आपको डिवाइड कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी आपको नज़र आने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको जूम में आपको कर देते ताकि आपको ये चीज़ें नज़र में आए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई
सबसे ऊपर देखो आपका प्रो रहता है, यानी आपका किंग रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर ये, क्योंकि ये आपका क्या है, इजिप्ट का सोशल पिरामिड है। ये वाली स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप इसको वहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्लास के एंड होने के बाद आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो याद रखना, जो सबसे ऊपर सोशल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो है प्रो, इसका काम क्या था, ही रूल्ड इजिप्ट एज अ गॉड, ही वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट। आपको पता है, क्योंकि राजा है तो वो रूल करेगा इजिप्ट पे, तो वो शासन करता था, और राजा है तो उसको एज अ गॉड इजिप्ट के लोग मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आपके प्रिस्ट आते हैं, नॉबल्स आते हैं। तो ये सारे के सारे लोग क्या करते थे, ये सारे के सारे लोग टेम्पल को रन करने में हेल्प करते थे, ठीक है। ये इनका काम था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वह आपके सोल्जर्स, यानी कि सैनिक। सैनिक का काम क्या था, लोगों को जो भी इन्वेड होगा, अटैक होगा, उससे प्रोटेक्ट करने का काम आपके किसके था, सोल्जर्स का था। स्क्राइब आप सभी को पता है कि दे कुड रीड एंड राइट। स्क्राइब क्या है, जो भी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है जैसे किंग है उसको भी हर एक चीज़ पढ़नी नहीं आती थी, तो वो स्क्राइब से पढ़वाता था। तो दे कुड रीड एंड राइट, तो जो भी चीज़ें होती थी या कोई भी फरमान आता था, कुछ भी पढ़वाना होता था, लिखवाना होता था, तो वो स्क्राइब से लिखवाई जाती थी। तो देखो, इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में इसको बना सकते हो। आगे अगर हम बात करेंगे, इसके बाद आपको मर्चेंट, जितने भी व्यापारी होते थे, ठीक है, जो भी क्या करते थे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे, जो काम करते थे, वो सारे मर्चेंट हुए। क्राफ्टमैन आप सभी को पता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो क्राफ्टमैन आते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे पीजेंट, यानी कि किसान। तो जितने भी आपके फार्मर्स हुए, जितने भी आपके वर्कर्स हुए, वो पीजेंट में आते हैं। और लास्ट जो आएंगे वो आपके होते हैं स्लेव्स, ठीक है। तो स्लेव होते थे जो क्या करते थे, आपके सारे घरों के काम करते थे। आपको पता है स्लेव का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो पुअर पीपल आप देखोगे इस तरीके से। तो ये है आपका पिरामिड इजिप्ट का। पुअर पीपल यहाँ है और रिच पीपल यहाँ पर है, और किस तरीके से ये चलता है ये मैंने आपको साथ में बता दिया। तो इस तरीके के आपका पूरा एंशंट इजिप्ट सोसाइटी है। क्लास एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये इमेज मैं आप सभी को वहाँ पे शेयर कर दूंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनकी ऑक्यूपेशन की, कि ये इनका व्यवसाय क्या था, ये लोग क्या काम करते थे। अगर हम इजिप्ट के लोगों की ऑक्यूपेशन आप सब देखोगे तो ये एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्रीज और आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि कृषि, पशुपालन और कला और शिल्प, ये सारी चीज़ें इजिप्ट के लोग का काम था। और मेन आप सभी को पता है जो एग्रीकल्चर है वो मेन था इनका, ये मेन ऑक्यूपेशन था। क्योंकि आपकी जो सिविलाइजेशन बनी है, क्योंकि मेन क्या था, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना, ये मेन काम था। इसी के वजह से आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पेस्ट्रोलिज्म भी आपका आता है, पशुपालन, ठीक है। इन्होंने पेस्ट्रोलिज्म भी क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर में फार्मिंग के लिए इस जो एनिमल्स आपने पेस्ट्रोलिज्म यानी पाले हैं, डोमेस्टिकेट किए हैं, इनका यूज़ आप एनिमल फार्मिंग के टाइम पे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो ये था आपके इजिप्ट के मेन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, अब अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में ये लोग क्या क्या करते थे, तो एग्रीकल्चर तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये मेन रीज़न था इजिप्ट सिविलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया जो इजिप्ट सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो सिविलाइजेशन बनी है वो कहाँ पर, आपके नील रिवर के पास जाकर के बनी थी, क्योंकि वहाँ की लैंड क्या थी, फर्टाइल थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ के लोग जो हैं एग्रीकल्चर यानी क्रॉप अच्छे से उगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग थे वो इसीलिए ऐसी जगह उन्होंने ढूंढा कि जहाँ पे वो परमानेंट सेटल हो जाए, लेकिन ऐसी जगह उन्हें सेटल होना था जहाँ पर वो एग्रीकल्चर भी कर सके, इसीलिए फर्टाइल लैंड ढूंढी थी उन्होंने। वरना वो डेजर्ट वाले एरिया में भी तो रह सकते थे, लेकिन डेजर्ट एरिया में वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर करना है, तो वो डेजर्ट वाला एरिया उन्हें किसी भी काम का नहीं होता है। आगे अगर मैं बात करती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से क्रॉप्स उगाए थे, तो वो थे वीट यानी गेहूँ, मिलेट्स यानी कि बाजरा, बारले यानी कि जौ, डेट्स यानी कि खजूर, फिक्स यानी कि अंजीर, और मेलन यानी कि खजूर। ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने उगाई हुई थी, ठीक है। इन सब का प्रोडक्शन क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा। दे ऑल्सो ग्रो फ्लेक्स विच वॉज कन्वर्टेड इनटू लिनेन। इन लोगों ने क्या किया था,
सन भी उगाए थे, जो बाद में लीनियन में ही इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें उगाई थी, कौन कौन सी क्रॉप्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लो, क्योंकि मैंने भी आप सभी को बताया क्रॉप्स तो पता चल गया। अब अगर बात आती है डोमेस्टिकेशन की, कि अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमने कौन कौन से जानवरों को डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू बनाया। तो सबसे पहले देखो, इजिप्ट के लोगों ने जिस जानवरों को पाला था वो था डोंकी। डोंकी आप सभी को पता है कि जो भी गुड्स को कैरी करने का, ठीक है, जो भी गुड्स को ढोने का काम होता था वो डोंकी को, इसलिए उन्होंने डोमेस्टिकेट बनाया था। कैमल्स, डॉग, कैटल, गोट्स, शिप, ये सब के सब आपके एग्रीकल्चर के ट्रांसपोर्ट पर्पस में काम आते थे। क्योंकि मैंने आप सभी को क्या बताया कि आपके लैंड के थ्रू भी ट्रेड होता है और सी के थ्रू भी ट्रेड होता है, ठीक है। तो लैंड के थ्रू जब ट्रेड होता है तो उसमें आपके डोंकी, कैमल, ये सारे के सारे काम आ रहे हैं इसको कैरी करके ले जाने में, तभी वो उस चीज़ों को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो जानवर हो, जो आपके एनिमल्स है, वो एग, मिल्क और मीट, इनके लिए भी इसको डोमेस्टिकेट किया जाता था। एक तो हम उनसे काम तो करवा ही रहे, लेकिन हमें उनसे और मिल क्या रहा है, डोमेस्टिकेट हमने अगर एनिमल को किया है तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे एग मिल जाता था, मिल्क और मीट, ये तीन चीज़ उनको काम भी आती थी लोगों को, ठीक है। रॉयल फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो वो डॉग, कैट, मंकी को पालती थी, उन्हें पालतू बनाते थे, ठीक है। हॉर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉर्स आप सभी को पता है, जो रॉयल फैमिली है, लाइक आपके जो किंग है, वो वॉर करने जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसमें वो घोड़े का, हॉर्स का यूज़ करते थे, ठीक है। या फिर रथ चलाना हो, चैरियोट चलाने के लिए, कि जब उन्हें बैटल करने जाना हो, युद्ध लड़ने जाना हो, तब वो कौन से जानवर का यूज़ करते थे, हॉर्स का। नेक्स्ट, चीता भी आप लोग यहाँ देखोगे, चीता को भी यहाँ पर क्या किया गया था, एंशंट इजिप्ट में पालतू बनाया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा जानवर है जिनको, कौन सा एनिमल है जो इजिप्ट के टाइम पर डोमेस्टिकेट नहीं बनाया गया था, तो याद रखना अगर चीता होगा तो बनाया गया था। बहुत से स्टूडेंट इसी को लगा के आते कि उस टाइम पे चीते को कहाँ पे क्यों डोमेस्टिकेट, ये तो डोमेस्टिकेट करा ही नहीं जाता होगा, लेकिन याद रखना इसको पालतू बनाया गया था इजिप्ट में, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो ऑक्यूपेशन की तो बात कर ली, अब हमें यहाँ पे पोट्री, ग्लास मेकिंग, कारपेंट्री क्या क्या देखने को मिलता है वो भी देख लेते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करो कि आप सभी को मेरी क्लास, मेरे पढ़ाने का तरीका और ये सारे टॉपिक क्लियर होते हैं या नहीं। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं जो भी चीज़ें आपको लगती है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर करो, और भी स्टूडेंट को इसमें ज्वाइन करो, ताकि जिन्हें भी हिस्ट्री पढ़ना हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल हो। आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट और भी लोगों को से शेयर करो, ठीक है। बात हम करते हैं बर्तनों की, तो पोटर व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेसोपोटामिया में, मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि व्हील्स का इन्वेंशन मेसोपोटामिया में ही हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रेड हुआ था तो पहिया जो है मेसोपोटामिया से मिस्र आया था, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है ट्रेड हो रहा है तो वहाँ से इजिप्ट ने मेसोपोटामिया से मंगवा लिया था वो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इजिप्ट में भी ब्यूटीफुल आपको स्टोन वेसेस एक्सपोर्टेड देम, यहाँ पे जितने भी आपके फूलदान होते हैं ना इजिप्ट में, वो बनाए जाते थे और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर क्या है, ट्रेड, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं, जो दूसरे देशों में बनते हैं वो हम ले रहे हैं, इस तरीके से आपका ये ट्रेड चलता है। कारपेंट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके वजह से आपका क्राफ्ट जो है वो अच्छा खासा इजिप्ट में डेवलपमेंट, अच्छा खासा इसका विकास होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैंने आप सभी के लिए लगाए हुए किस तरीके से आपको पोट्री, देखो कितना सुंदर यहाँ पे काम किया हुआ है, एक हॉर्स बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको ये कारपेंट्री है, ये इमेज देख रहे हो, ये कारपेंट्री कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से इजिप्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, कितने सुंदर तरीके से, बारीकी से, और सारी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ये लोग किस रिलीजन में, किस धर्म में, किस धर्म को मानते थे। आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मेसोपोटामिया के लोग, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो लोग सन, मून, स्काई, इसमें बिलीव करते थे, उनको मानते थे।
लेकिन अगर हम यहीं बात करें इजिप्ट के लोग जो हैं, तो ये भी नेचर को ही मानते थे, उन्हीं की ही पूजा करते थे। नाम याद कर लो, रा द सन गॉड वॉज वर्शिप इन डिफरेंट फॉर्म एंड कंसिडर द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग। तो ये रा है, सूर्य देवता को, ये उनको पूजा करते थे। तो रा नाम याद रखना। रा रिलीजन जो है वो एज अ सन गॉड, ठीक है। सन, मून, स्काई, स्टार, आपको ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो ये याद रखना सन गॉड है। अदर गॉड की अगर मैं बात करूँ, तुथ जो आपके मून गॉड थे, हॉरस जो आपके स्काई गॉड थे, इसिस जो कि आपके अर्थ गॉड माना जाता था, और ऑसरिस जो आपका आफ्टर वर्ल्ड। तो ये सारे नाम इसको नोट डाउन ज़रूर करना कि कौन से वर्ड के लिए किसको यहाँ पे डायरेक्ट आपके सन, मून और स्टार ये नाम ना दे करके आपको यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे हैं, और आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जा सकती है। सन के लिए आपने देखा, आपके लिए वर्ड आया रा। मून के लिए आपके वर्ड आया थॉट। स्काई के लिए आया हॉरस, और आपके किसके लिए आया, अर्थ के लिए आया इसिस। तो ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से भगवान के लिए कौन से वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके जैकल, कैट और वल्चर यानी कि गीदड़, बिल्ली और गिद्ध जैसे कुछ जानवर और एनिमल्स को भी डराया जाता था, और उनकी भी पूजा की जाती थी, क्योंकि एनिमल्स की भी पूजा की जाती है। लाइक जैसे कि हमारे यहाँ पे काऊ की पूजा हम सब करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इजिप्ट में जैकल, कैट और वल्चर की पूजा की जाती थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टेम्पल, आपको मंदिर बने हुए नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिलीजन है, जो भी देवताएं हैं, गॉड हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे ऑनर के लिए टेम्पल्स, मंदिर भी बनाए गए थे। तो इजिप्ट में हमें बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि, या बहुत से लोगों को लगता है कि इस टाइम पे हमें टेम्पल्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन नहीं, इजिप्ट के टाइम पर भी टेम्पल्स, मंदिर बने हुए थे। तो ये थे आपके रिलीजन। नेक्स्ट देखोगे तो इजिप्ट के रिलीजन में इजिप्ट का ब्यूरल बता रही हूँ। ये आपकी ये कॉमन चीज़ है, चाहे आपका मेसोपोटामिया हो, चाहे आपका इजिप्ट हो, चाहे आपका हड़प्पन हो, चाहे आपका चाइना हो, ये चारों ही सिविलाइजेशन बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। इन सभी का मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो ये बात इन चारों सिविलाइजेशन के लोग फॉलो करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, उन्होंने मऊ की महान मूर्ति बनाई थी, अपने मृतकों के शरीर को सुरक्षित करने की देखभाल की थी, ठीक है। अब देखो, अब ये लोग ने मम्मी, आप मम्मी को जानते हो, तो ये लोग क्या करते थे, उनको एक कपड़े के अंदर, वाइट सा कपड़े में पूरा लपेट करके, ठीक है, और उसको एक, जिसे हम मम्मी कहते हैं, तो आप ये वर्ड सभी जानते हो, तो ये लोग उसे वुडन बॉक्स में डालते थे, और उसको पूरे वुडन बॉक्स को अच्छे से डेकोरेट, पूरा पेंटिंग बना हुआ एक स्टोन कफिन होता था, ठीक है। और फिर देन उसको फिर जो भी, जिसकी भी वो बॉडी होती थी, उसको टॉम्ब में क्या करते थे, दफन कर देते थे, ठीक है। उनके साथ साथ फूड, ड्रिंक, क्लोथ, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें उस डेड पर्सन के साथ रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी जीवन है, मरने के बाद भी लाइफ है। इसीलिए वो मरने के बाद ये सारी चीज़ें उनके साथ में, डेड पर्सन के साथ में दफनाते थे, ठीक है। तो इजिप्ट के ये ब्यूरल आपको देखने को मिला, ठीक है। आगे बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें। अगर मैं आपके यहाँ प्रो की बात करूँ, जो राजा थे वहाँ का, उसको भी वॉज ब्यूरड इन ग्रैंड इलेबोरेट टॉम्ब, ये टॉम्ब है। तो जैसे राजाएं होते हैं, उनके लिए एक अलग सा ग्रैंड इलेबोरेट टॉम्ब बनाया जाता था, जिसे हम पिरामिड कहते हैं, ठीक है। पिरामिड आप सभी को पता है, तो पिरामिड में जो भी आपका किंग है, उसके कब्र को दफनाया जाता था, उसको वहाँ पर। कुछ समय अगर आप बात करें, जो ग्रेटेस्ट आपके ग्रैंडेस्ट पिरामिड है, तो वो आपका ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि कहाँ पर है, आपका प्रो खुफू। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पिरामिड जो क्यों बनाया गया था, जो राजा था आपका खुफू और खाफरे और मेनकारो, इन सभी को इसमें दफनाया गया था। तो ये पिरामिड इसमें शामिल है, ये बात याद रखना। किंग के नाम भी आप सभी को पता होने चाहिए। और अगर मैं ऑर्डिनरी पीपल की बात करूँ, तो उनके जो टॉम्ब होते थे वो सिंपल होते थे, ठीक है। अगर आज के भी आप टाइम पर देखोगे, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो अपर लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे ही सेम आपको क्या था, उस टाइम पे प्रो के लिए यानी राजा के लिए भी अलग से बनाया गया था। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनका जो टॉम्ब है, उनकी जो कब्र है, वो सिंपल होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो ये थी इजिप्ट की ब्यूरल की इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि ये लोग किस में बिलीव करते थे या क्या चीज़ फॉलो करते थे।
ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एक ही वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करो तो आपको मैंने बताया इजिप्ट में जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो नील नदी के थ्रू होता था, ठीक है। लर्न टू बिल्ड बोट ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑब्वियस ही बात है, अब हमें बाय सी समुद्र के द्वारा ट्रेड करना है, नदी के द्वारा ट्रेड करना है, तो इन्होंने अब क्या किया, बोट शिप इसको बनाना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने छोटी नाव भी बनाई थी, बड़े जहाज भी बनाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ताकि ये लोग क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह, अब पूरे वर्ल्ड में इन्हें ट्रेड करना है तो बाय सी ही करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोट शिप बनाई थी। आगे हम बात करते हैं, इजिप्शियन इन्वेंटेड द सेल एंड यूज विंड पावर फॉर मूवमेंट। इन्होंने क्या करा था, पाल का आविष्कार किया था ताकि आपकी जो हवा है वो कितनी तेज चल रही है, इस वजह से ये सारी चीज़ें जानने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एंशिएंट इजिप्ट के जो लोग हैं इन्होंने कैमल का भी यूज़ करा था ताकि वो लोड को कैरी कर सकें, ठीक है। जो भी सामान है, कैमल, डोंकी, ये सब इनका यूज़ इन्होंने ये किया था कि जो भी चीज़ें आपकी आई हैं तो फिर उसके बाद, क्योंकि शिप से आपके सारे सामान आ तो जाएंगे, उसके बाद आपके तक पहुंचने के लिए ये लोग क्या करते थे, आपके इसी कैमल का, आपके डोंकी का, इजिप्ट के लोग इनका यूज़ करते थे ताकि बाय लैंड जो है इनके थ्रू ये जितने भी आपके लोड है, आपके गुड्स, उसको कैरी करके ये लोग यहाँ तक लेकर आ सकें। क्लियर हो गया ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ट्रेड किस किस चीज़ों का कहाँ कहाँ किया करते थे। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो आपके इजिप्ट के लोग जो है इनका 4 मेन रूट था। एक तो आपका नील रिवर, रेड सी, मेडिटेरियन सी और कार्वेन रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपका मेसोपोटामिया, साउदर्न सीरिया, तो ये याद रखना है, जो ये लोग ट्रेड करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया तो इजिप्ट के लोग जो है वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, तो वो नील नदी के साथ रेड सी, मेडिटेरियन सी और कार्वन रिवर, इनके थ्रू ये मेसोपोटामिया जो कि नॉर्दर्न सीरिया में और नॉर्दर्न सीरिया, इनके साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि मिस्र को इन सारी कंट्रीज से कॉपर, टिन, ऑलिव ऑयल मिलता था, और फिर उसके बदले ये क्या पेड करते थे, गोल्ड, लिनन, व्हीट, ग्लासवेयर, पैपिरस रोल, ये सारी चीज़ें फिर इजिप्ट उन्हें देता था, ठीक है। एक बार मैं आपको सभी को मैप में दिखा देती हूँ कि रेड सी, मेडिटेरियन सी, नील और कार्वन रिवर आपको कहाँ से, किसके थ्रू ये इजिप्ट के लोग ट्रेड करते थे। तो आप सभी को मैंने ये अभी मैप दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था ये रहा आपका इजिप्ट। तो इजिप्ट जो ट्रेड कर रहा है, एक तो आपके इस नील रिवर से कर रहा था, ठीक है, ये जो नील रिवर है। दूसरा आपका ये रहा रेड सी और मेडिटेरियन सी, इन सभी के थ्रू ये इधर आपका है मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें मेसोपोटामिया तक जाती थी। तो ये रास्ते थे, ये रूट था जिससे इजिप्ट जो है वो मेसोपोटामिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता था। क्लियर हो गया। मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको चीज़ें जो है ईजिली से दिख जाए और चीज़ें आपको समझ में आ जाए। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो मैंने अभी आप सभी को बता दिया, रेड सी, नील रिवर, मेडिटेरियन सी और कार्वन रिवर, ये सारे नाम आप सबको पता होना चाहिए। और ये क्या इनको मिलता था ये भी पता होना चाहिए। कॉपर, टिन, ऑलिव ऑयल आपके ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि इजिप्ट के लोग जो है वो किस टाइप की राइटिंग का यूज़ करते थे। मैंने आप सभी को बताया था मेसोपोटामिया के लोग जो है वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी उनकी, जो वो यूज़ करते थे, ठीक है। इजिप्ट की बात का याद रखना, इजिप्ट का वेरी इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट जो यूज़ करता था उसका नाम है हेरोग्लिम्सिम, मतलब अ स्केर्ड राइटिंग, एक पवित्र लेखन। हेरोग्लिम्सिम ये लोग मानते थे। तो इजिप्ट के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इजिप्ट के लोग जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ राइटिंग का यूज़ करते थे अपनी स्क्रिप्ट पे, तो वो था हेरोग्लिम्सिम। यहाँ पर इजिप्ट की स्क्रिप्ट देखोगे तो आपकी बेस्ड होती थी पिक्चर्स, बेस्ड ऑन पिक्चर्स पे इजिप्ट की स्क्रिप्ट बेस्ड थी, जिसको हम हेरोग्लिम्सिम कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको 24 साइन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी वॉवल्स यानी कोई भी स्वर का यूज़ नहीं किया गया था उस टाइम पर। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी वो 2 फ्लोइंग स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है, एक आपका हेरेटिक और एक का डिमोटिक, ठीक है। पद्माकृमित और राक्षसी, ये 2 तरीके के फ्लोइंग स्क्रिप्ट आपके इजिप्ट के टाइम पर यूज़ किए हुए नजर आएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे, दे वर यूज्ड बाय द प्रिस्ट एंड द कॉमन पीपल रेस्पेक्टिवली। तो ये जो पुजारी हैं आपके, जो प्रिस्ट हैं और जो आपके आम लोग हैं, इनके द्वारा ही यूज़ किया जाता था। मैं आप सभी को पहले भी बता रही थी, जो यहाँ पे सील्स का, स्क्रिप्ट का, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। ये किस लिए? ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखते थे कि हमने किस कंट्री के साथ ट्रेड किया, क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इम्पोर्ट किया, क्या चीज़ें आई, क्या आई। क्योंकि आज के टाइम पे हम जो ये पढ़ पा रहे हैं, तो हमें इनकी स्क्रिप्ट से ही पता चलता है। और ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं, वो सारे की सारी पिक्चर्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि हाँ, मेसोपोटामिया के लोगों ने इनको ये दिया था और इसके बदले इजिप्ट उनको क्या देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें वहाँ से रिकॉर्ड या एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट की राइटिंग है। राइटिंग के इंपॉर्टेंट कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो राइटिंग के लिए ये लोग पेपिरस का यूज़ करते थे। पेपिरस मतलब जो ये वर्ड आपका पेपर से आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इजिप्ट के लोग वर द फर्स्ट टू हैव यूज्ड ब्लैक इंक। इजिप्शियन के लोगों ने सबसे पहले, ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक इंक का यूज़ करा था। नेक्स्ट है, ये क्या करते थे, वाटर थिंक विद गम एंड कलर्ड विद वेजिटेबल्स एंड मिनरल डाई वॉज यूज्ड एज इंक। तो इन्होंने क्या किया था, वाटर को थिक करने के लिए इन्होंने उसमें गम लगाया था, फेविकॉल। ठीक है, और फिर उसको कलर किया था किसके साथ? आपको पता है, वेजिटेबल्स जो भी हैं आपके, मिनरल्स हैं, उनसे इसको रंग करते थे और फिर उसको क्या बनाते थे, इंक बना देते थे। देन फिर उसका यूज़ किया करते थे। इस तरीके से इन्होंने ब्लैक इंक का यूज़ किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अपने एग्ज़ाम में करके आना है। आगे देखते हैं, इनकी अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किप मत करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी अचीवमेंट और भी देख लेते हैं क्या क्या है। इन्होंने सोलर कैलेंडर को भी यहाँ पे इन्वेंट किया था इनके टाइम पर, देखें, विच इज़ कॉमनली यूज कैलेंडर टुडे। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो इनकी जो अर्ली सिविलाइजेशन में इन्होंने लूनर कैलेंडर का यूज़ किया था। लूनर कैलेंडर जो यहाँ पर हम एक्यूरेट, इजिप्ट के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो वो एक्यूरेट इनफ नहीं था कि यहाँ पर क्या कैलेंडर है या नहीं है। लूनर कैलेंडर के बारे में इतनी चीज़ें हमें नहीं पता चलती। लेकिन अगर हम बात करेंगे एज दे एक्वायर्ड एन एग्जैक्ट अवेयरनेस, तो ये क्या करता था कि नील नदी से जो भी कभी भी बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो वो हमें प्रेडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करके पहले से अवेयर कर देता था, उसमें ये मदद करता था। ठीक है, कि नील रिवर से कब हमारा फ्लड आने वाला है, उस चीज़ से ये हमें अवेयर ज़रूर कर देता था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 365 डेज ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया, पूरे साल को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो फ्लड आपको दिखेगा तो वो उसके औसत क्या 365 डेज थी। फिर इन्होंने इसको डिवाइड करा था 12 मंथ 30 डेज ईच, और हर दिन इन्होंने 5 डे क्या किया था, एक्स्ट्रा रखा था। उनका मानना था कि उन्होंने 30 दिनों के 12 महीने में विभाजित किया था, 30 दिनों को। ठीक है, कि आपके पर मंथ 30 डेज होने वाले हैं और आपके एक्स्ट्रा 5 डेज को यहाँ पर एक उत्सव के लिए अलग रखा गया था कि हम 5 दिन पूरे सेलिब्रेट किया करेंगे। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे इजिप्ट के लोगों ने ऐड किया था। अगर मैं आपको एक बार अच्छे से बताना चाहूँ, लूनर कैलेंडर आपको यहाँ पे एक्यूरेट, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है इनफ कि हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन हाँ, इस कैलेंडर से हमें इतना ज़रूर पता चलता था कि कब हमारे जो नील नदी है वहाँ से फ्लड कब आने वाला है, उससे वो पहले हमें अवेयर ज़रूर कर देता था। फिर उन्होंने क्या करा कि 365 डेज़ में इन्होंने बोला कि महीने में, जैसे आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है कि पर मंथ हमें 30 डेज़ आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, जिसमें से हम 5 डेज़ एक्स्ट्रा आपके सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने निकाला था। तो ये था आपके इनकी अचीवमेंट इजिप्ट के लोगों की। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ लास्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिविलाइजेशन शुरू हुई है तो इनके डिक्लाइन होने का, कोलैप्स होने का क्या रीज़न है। कोलैप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे राजा था रमेश सेकंड। ठीक है, जो प्रो आपको देखने को मिलेगा वो थे रमेश सेकंड। 1279 टू 1212 BC इनका टाइम पीरियड है। इनके समय पर इजिप्ट सिविलाइजेशन बहुत अच्छी ग्लोरी, बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बहुत फ्लोरिश थी, जीत चुकी थी, बहुत अच्छा खासा आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन चल रहा था। स्टोरियंस ने इसके बाद आप देखोगे हिट्टाइट्स आपका जो है टर्की के एक ट्राइब है, याद रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने भी यहाँ पर अब क्या करा था कि इनका भी देखो, एक तो इनका फ्लड तो था ही,
क्योंकि बहुत से लोगों का रीज़न क्या है, कुछ सब ने अपने अपने रीज़न दिए हैं, वरना मेन रीज़न तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिन्होंने ओवरऑल इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वॉर भी हुए थे इजिप्ट सोसाइटी में। ठीक है, एक आप देखोगे 1070 BC में नॉर्दर्न इजिप्ट में कंटिन्यू रहा था रूल। यहाँ पे प्रो का रूल कंटिन्यू रहा था आपके नॉर्थ इजिप्ट में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉर्थ और साउथ ये दो हिस्से में हमारा इजिप्ट आपको देखने को मिलता है। साउथ वाले हिस्से में जो आप देखोगे तो हाई प्रीस्ट का रूल चल रहा था। ठीक है, साउथ वाले हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे प्रिस्ट का रूल चल रहा था। नॉर्थ वाले में आपके प्रो यानी किंग, इट मीन्स नॉर्थ वाले में आपका मोनार्की सिस्टम चल रहा था और आपके साउथ वाले में ओलिगार्की मेथड चल रहा था, ओलिगार्की सिस्टम चल रहा था। ये क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न इजिप्ट में प्रो का रूल चल रहा था और आपके साउथ वाले हिस्से में पुजारियों का प्रिस्ट का रूल चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे न्यूबेनियंस, असेरियन, पर्शियन, ग्रीक एंड ये सब के सब ने, अलेक्जेंडर ने इन सबको तो जीत ही लिया यहाँ पर हमला करके। उसके बाद फाइनली इजिप्ट सिविलाइजेशन को भी अलेक्जेंडर ने ख़त्म कर दिया था। नाउ फाइनली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डेट बताई थी, इन 30 BC में इजिप्ट आपका ख़त्म हो जाता है और इनटू द एक्सपेंडिंग फ्रॉम रोमन एम्पायर एंड वाज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर प्रोविंस। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फाइनली आपका जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाता है और आपके रोमन साम्राज्य में इमर्ज हो जाता है वो। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने आपने देखा न्यूबियन, असीरिया, पर्शिया, ये ग्रीक, यूनानिया, इन सभी को हराने के साथ साथ आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन को भी वीक कर दिया था। इसको भी इन्वेड करके कैप्चर करके जीत लिया था। और मैंने आप सभी को बताया इन्होंने अपने अलेक्जेंड्रिया में इसको कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ओवरऑल इजिप्ट सिविलाइजेशन। आशा करती हूँ कि मैं आप इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाई हूँ और आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि इजिप्ट सिविलाइजेशन से आपको सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं। और अगर आपको ये पढ़ने के बाद कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इजिप्ट सिविलाइजेशन पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करो, वहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप उनको अटैम्प्ट करो, देखो कि अब आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये था का इजिप्ट सिविलाइजेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। नाउ हमारा सिर्फ एक सिविलाइजेशन बता है, चाइना सिविलाइजेशन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। उसके लिए बने रहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि चैनल पे वीडियो जब भी आए रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए बने रहो, लाइक शेयर कमेंट करो और जल्दी ही से चैनल पर जुड़ जाओ। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियोस में लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के रिक्वेस्ट थे कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री पर लेकर आओ, तो मैं आप सभी को वो वीडियो लेकर के जल्द आने वाली हूँ। उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, कम से कम इस वीडियोज़ पे 1K प्लस तो व्यूज़ आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, तो वो लोग ईमेल आईडी के थ्रू अपने मैसेज करके अपनी डाउट क्वेरी को पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ईमेल आईडी वरना आपको अबाउट में मिल जाएगा, वरना आपको ईमेल आईडी आप लोग सर्च कर सकते हैं siddhi2020@gmail.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी, जहाँ पर आप मैसेज के थ्रू अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो लोग, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल history_edu सर्च करेंगे, वहाँ पे भी मैसेज करके आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।